जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्रक्षेप्य गति, जिसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है या फिर प्रक्षेप्य गति क्या है, इसको बहुत सिंपल तरीके से समझना है। सिर्फ और सिर्फ आपने जो प्रैक्टिकल किया है आज तक, कई बार प्रैक्टिकल किया होगा, 100 बार 200 बार 1000 बार भी किया होगा, लेकिन आपको ये पता नहीं कि प्रक्षेप्य गति होता क्या है। ठीक है, आज यहाँ पे बताने के बाद में आपको कभी भी इसको ना तो याद करने की जरूरत पड़ेगी, ना कभी बुक में खोल के देखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखें, अभी मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पर ये जो हाथ है ये कैसी गति कर रहा है, तो ये गति करता है प्रक्षेप्य गति। जैसे यहाँ से यहाँ गया इस तरीके से, मतलब क्या है, प्रक्षेप्य गति। ठीक है, तो अब किस तरीके से कैसे क्या है, तो डायग्राम के थ्रू पूरा डिटेल में बहुत सिस्टमेटिक तरीके से समझेंगे और वो सारे फैक्ट देखेंगे जो एग्जाम में, पिछली एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आने की भी पूरी संभावना बनती है। ठीक है, तो वो कौन कौन से फैक्ट हैं, डेफिनेशन क्या है इसकी, पूरा डिटेल में देखेंगे। लेकिन दोस्तों यदि वीडियो को आप फर्स्ट बार देख रहे हैं, फर्स्ट बार चैनल पे आए हैं, तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें। ठीक है, तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। प्रक्षेप्य गति, जिसे हम यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन भी कहते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर प्रक्षेप्य गति एक ही है। तो अब सबसे पहले आपको इसकी जो परिभाषा है वो थोड़ी सी बोल के बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो सुने ध्यान से, प्रक्षेप्य गति क्या होता है। तो जब कोई वस्तु फॉर एग्जांपल ये वस्तु है मेरे पास, ठीक है, जब कोई वस्तु क्षितिज से किसी कोण पर फेंकी जाती है तब वह एक परवलयाकार पथ पर गति करती है। ठीक है, तो उसकी इस गति को ही हम क्या बोलेंगे, प्रक्षेप्य गति कहते हैं। आइए यहाँ पे डायग्राम में देखें और यहाँ से समझे तो बेटर समझ में आएगा अच्छी तरीके से। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स अक्ष है और दूसरा है वाई अक्ष। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष, मतलब दो अक्षों के बीच में जो गति हो रही है, इसे सेकेंड या टू डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं। ठीक है, टू डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं या द्विअक्षीय गति भी कहते हैं। ठीक है, पहली बात ये भी ध्यान रखना इसको कि द्विअक्षीय गति भी कहते हैं। इस गति को हम अलग अलग टुकड़ों में तोड़ के सबसे पहले समझेंगे। ठीक है, आपको एक टुकड़ा अलग से समझाऊंगा, दूसरा टुकड़ा अलग से समझाऊंगा, उसके बाद में उसे जोड़ देंगे तो वो गति पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। राइट, तो देखें यहाँ पर परिभाषा को बाद में पहले आप बताऊंगा, पहले आपको बारीक बारीक चीजें इसकी बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखें कि प्रक्षेप्य गति होती क्या है। ठीक है, या उसमें कौन कौन से फैक्टर हैं। तो यहाँ पर आपको ये सबसे पहले बता दे रहा हूँ कि प्रक्षेप्य गति जो होगी वो एक एक्स अक्ष और दूसरा वाई अक्ष, इन दोनों के माध्यम से होगी। मतलब एक एक्स अक्ष में भी गति होगी और वाई अक्ष में भी गति होगी। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक्स अक्ष में गति करना मतलब इस तरीके से गति करना। ठीक है, यहाँ पर ये देखो, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ठीक, दोनों अक्ष हैं। अब इसमें यदि कोई वस्तु इस तरीके से गति करती है तो ये एक्स अक्ष की गति बोलेंगे, और जब कोई ऊपर गति करेगी तो वाई अक्ष पर गति बोलेंगे। ठीक है, लेकिन जो प्रक्षेप्य गति है ये एक्स और वाई दोनों अक्ष के आधार पर गति करती है। ठीक है, अब वो कैसे, और इसीलिए इसको डायमेंशनल मोशन इसको क्यों कहते हैं, या फिर द्विअक्षीय गति क्यों कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं द्विअक्षीय गति। ठीक है, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों याद रखना है आपको। और प्रक्षेप्य गति तो इसको तीन तरीके से पूछ सकते हैं आपको, प्रक्षेप्य गति क्या होती है पहला। ठीक है, उसके बाद में द्विअक्षीय गति किसे कहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से उसके बाद जो तीसरा है वो टू डायमेंशनल मोशन क्या होती है। तो टू डायमेंशनल मोशन मतलब होता है कि दोनों अक्ष पर गति करना। राइट, अब दोनों अक्ष पर कोई वस्तु किस तरीके से गति करेगी तो इसको थोड़ा सा समझ लें। सपोज यहाँ पर आप हैं, यहाँ पे आप खड़े हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप खड़े हैं और यहाँ से आपको किसी पत्थर को फेंकना है। ठीक है, मान लो से कि ये मेरे पास ये है, एक ढक्कन है, अब इसको यहाँ से इधर की साइड फेंकना है तो ये किस तरीके से गति करेगा। यहाँ से फेंका, इस तरीके से गया, ऊपर गया, उसके बाद में वापस एक कंडीशन ऐसी आई, मैक्सिमम हाइट पे जाके वापस नीचे आना प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी वस्तु जब फेंकी जाती है तो वो एक परवलयाकार पथ में गति करती है। ठीक है, परवलयाकार पथ में गति करती है जिसको पैराबोला पाथ बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से कोई वस्तु फेंकेंगे तो इस तरीके से जाएगी, यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी और वापस पृथ्वी पर आ जाएगी। राइट, तो पृथ्वी पर जब आ जाएगी तो इस तरीके के ये जो पथ है इसका, ये जो रास्ता है इस वस्तु के जाने का, इस
रास्ते का नाम क्या है? परवलय, परवलय। ठीक है, तो यहाँ पे परवलय रास्ता है, इसलिए इसको परवलयाकार बोलेंगे, परवलयाकार। ठीक है, तो कोई भी वस्तु यहाँ से गति करी, यहाँ पे मान लो कोई पत्थर फेंका या फिर यहाँ से किसी भाले को फेंक दिया, भाला इस तरीके से फेंकते हैं तो क्षितिज से, ये क्षितिज है और ये, इन दोनों के बीच में एक एंगल रहता है, कोई कोण रहता है। ठीक है, एक कोण पर फेंका जाता है। तो यहाँ से इसको इस तरीके से फेंका तो इसके और ये क्षितिज, इसको क्या बोलेंगे? क्षितिज दिशा, क्षितिज। और ये कौन सी है? तो ये है ऊर्ध्वाधर, ऊपर जाना मतलब ऊर्ध्वाधर जाना। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, इन फैक्टर को ध्यान से समझना है। ये है क्षैतिज गति, इस तरीके से कोई गति करती है तो वो क्षैतिज गति होती है, और कोई ऊपर एकदम सीधे सीधे गति करती है, इस तरीके से तीर ऊपर फेंका, ठीक है, तीर ऊपर गया, मार रहे हैं तो सीधे सीधे ऊपर जाएगा, ऊपर तो जाएगा लेकिन वो एकदम 90 डिग्री पर ऊपर जाएगा, और ऊपर जाके वापस लौटेगा भी तो कहाँ पर आएगा? वापस खोपड़ी पे ही आएगा। ठीक है, इसलिए कभी भी कोई भी वस्तु को 90 डिग्री पे नहीं मारना चाहिए उसे क्षैतिज से, अदरवाइज वो आपके ऊपर ही गिरेगी। ठीक, तो किसी न किसी कोण पर मारना पड़ेगा। तो ये वस्तु फेंकी और ये क्षैतिज है, इस इनके बीच में एक कोण है, थीटा है। क्या है? थीटा है। इसका मतलब ये है कि इस वस्तु को थीटा कोण पर फेंका गया, और वो कहाँ पर? क्षैतिज से थीटा कोण पर फेंका गया तो वो एक परवलयाकार पथ पर गति करते हुए वापस जमीन पर आ गया। राइट, तो इस तरीके से कोई वस्तु जब किसी परवलयाकार पथ के ऊपर गति करती है तो उसके इस पथ को या उसकी इस गति को हम क्या बोलेंगे? प्रक्षेप्य गति कहते हैं। ठीक है, उसकी इस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। एक बार फिर से इसको ध्यान से समझ लें। कोई भी वस्तु जब क्षैतिज से किसी कोण पर फेंकी जाती है तो वह वस्तु एक परवलयाकार पथ के ऊपर गति करती है, और वस्तु की इस गति को ही हम क्या कहते हैं? प्रक्षेप्य गति कहते हैं। क्लियर है इतना? तो इस तरीके से ये जो प्रक्षेप्य गति क्या होती है या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब ये कंप्लीट होने के बाद में अब फिर अपन समझते हैं यहाँ पर यदि कोई वस्तु यहाँ से यहाँ तक जाएगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो उसको क्या होगा? टाइम लगेगा। ठीक है, टाइम लगेगा मतलब टी लगेगा। ठीक, यहाँ पर होगा टी, तीन चीजें होगी। ठीक है, एक तो टी होगा जो समय होगा। ठीक है, समय। अब समय को इस तरीके से यदि कोई समय लेता है, कोई भी इस तरीके की परवलयाकार गति या फिर ये प्रक्षेप्य गति करने में कोई वस्तु टाइम लेती है तो उसको बोलते हैं उड्डयन काल, उड्डयन काल। ठीक है, उड्डयन काल मतलब उसका उड़ने का काल, जितने टाइम तक यहाँ से यहाँ तक उड़ी वो उसका समय। काल मतलब क्या होता है? समय। उसके बाद में फिर यहाँ पे देखा तो यहाँ पर यहां से यहां तक तो गई वो, ठीक है, लेकिन ये दूरी कितनी तय की इसने? यहां पर यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? कितनी दूरी तक गई? उसको हम क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेंज, रेंज। इसको हम बोलते हैं परास। ठीक है, तो इस तरीके से ये होगा। और उसके बाद में फिर तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होगा कि ये वस्तु यहां से यहां तक फेंकी, लेकिन अधिकतम कितनी ऊंचाई पर ये गई है? मैक्सिमम कितनी हाइट पर ये वस्तु गई है? तो मैक्सिमम इसकी हाइट क्या होगी? वैसे हाइट तो अलग अलग होती है, यहां पर भी हाइट है, ठीक है, इसकी यहां से भी हाइट है, ये भी हाइट है, और इधर देखो तो यहां पे भी हाइट है, इतनी हाइट पर है, यहां पर भी हाइट है, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वस्तु की वो ये है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट क्या है? यहां पर ये है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो A है और ये B है, ए बी मान लो, तो ए बी क्या है? इसकी मैक्सिमम हाइट है, तो ये होगा ये H मैक्स होगा। H मैक्स मतलब मैक्स मतलब होता है मैक्सिमम, हाइट मैक्सिमम। ठीक है, तो हाइट मैक्सिमम कब होगा, रेंज मैक्सिमम कब होगी, और उड्डयन काल क्या है? इन तीनों के बारे में बहुत डिटेल से सिंपल तरीके से यहाँ पे समझेंगे, बस देखते रहिए। अब देखो, अब इसको यहाँ पर मिटा देते हैं और उसके बाद में इस डायग्राम के माध्यम से इन तीनों को समझेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इन तीनों से जुड़े हुए जो फॉर्मूले हैं वो कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है, और कई बार आएंगे भी, और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक, तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो देखिए यहाँ पे ध्यान से। तो यहाँ पर ये चीज को ध्यान रखना, ठीक है, परवलयाकार पथ क्या होता है और परास क्या होता है, एक बार फिर से बता दूंगा आपको मैं। अब देखें यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर देखते हैं और सबसे पहले लिखते हैं
उड्डयन काल, उड्डयन काल, ठीक है, उड्डयन काल। इसे हम दर्शाते हैं किससे? तो इससे हम दर्शाते हैं टी से। किससे दर्शाते हैं? टी से, कैपिटल टी, राइट। तो इसको ध्यान रखना है। सबसे पहला हुआ उड्डयन काल। तो उड्डयन काल होता क्या है? ठीक, तो उड्डयन काल क्या होता है कि यहाँ से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई फ्लाइट खड़ी है, ठीक है, ये क्या है? इंदौर है। तो इंदौर है, इंदौर का एयरपोर्ट है ये वाला 0 पे, ठीक है। और यहाँ से इधर ये है दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली या फिर भोपाल का है, तो भोपाल का यहाँ पर एयरपोर्ट मान लो भोपाल, ठीक। तो ये 2 एयरपोर्ट हैं। इंदौर से किसी फ्लाइट को उड़कर जाना है दिल्ली, राइट। तो वो इस तरीके से गति करेगी, लेकिन फ्लाइट ऊपर जाके स्टेबल हो जाती है, मतलब सीधी गति भी करती है, ठीक है। लेकिन हम मान लेते हैं कि यहाँ से कोई फ्लाइट उड़ी और वो इस तरीके से इस रास्ते से उड़ती हुई गई और यहाँ पे पहुँच गई, कहाँ पर? भोपाल पहुँच गई, राइट। अब यहाँ पे ये जो पथ है ये कौन सा होता है? ये तो आपको मैंने बता ही दिया है, परवलयाकार है, परवलयाकार पथ। परवलयाकार पथ पर ही कोई वस्तु जब गति करेगी तो उसकी गति को क्या बोलेंगे? प्रक्षेप्य गति बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं? उड्डयन काल की, ठीक है, उड्डयन काल की, मतलब उसके उड़ने के समय की। वो इंदौर से भोपाल तक गई उड़कर, तो उड़ी और वापस यहाँ पे उतरी, तो इसके बीच का जो टोटल टाइम लगा इसको यहाँ से वहाँ तक जाने में, उसी को ही उस वस्तु का उड्डयन काल कहते हैं, ठीक है। मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। फ्लाई करना मतलब क्या है? उड़ना। फ्लाइट, फ्लाइट क्या है? उड़ती है, इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये, तो यहाँ से यहाँ तक गई फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पर मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ उड़ने, ठीक है, उड़ने व वापस पृथ्वी पर उतरने, पृथ्वी पर उतरने तक का समय, तक का समय, समय क्या कहलाता है? उड्डयन काल कहलाता है, ठीक है, टी कहलाता है, टी कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे टी का मतलब होता है उड्डयन काल, राइट, ये हुआ। तो उड्डयन काल आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये वस्तु है, ठीक है, फ्लाइट है या फिर कोई पत्थर है, ठीक है। इस पत्थर को यहाँ से किसी एंगल से, क्षैतिज से किसी एंगल से मैंने फेंका, या फिर कोई गोला दागना है, मान लो से कि युद्ध हो रहा है, ठीक है, युद्ध के मैदान में बम के गोले दागना है, तो मशीन में डालेंगे, ठीक है। ये पृथ्वी है, यहाँ मशीन खड़ी है, तो इस पृथ्वी और मशीन के बीच में क्या है? एंगल है, एक थीटा कोण है, किसी कोण से दागेंगे। तो यहाँ से जब गोला निकलेगा तो इस तरीके से जाएगा यहाँ से, और इस तरीके से वापस नीचे गिर जाएगा, पृथ्वी पर आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से वो एक परवलयाकार पथ में गया और जाने के बाद में वो यहाँ से यहाँ तक गिरा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गिरा। तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी उसने तय की है उसको हम क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। मतलब ओ से इस एक्स तक की, या फिर ओ से इस एक्स को इधर आगे रखो, एक्स अक्ष है, तो इसको हम मान लेते हैं ए, ठीक है। ओ से ए तक की जो दूरी है इसी को हम क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? रेंज, रेंज, RANGE, रेंज। इसको हिंदी में बोलते हैं परास। क्या बोलेंगे? परास, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको ध्यान रखना है कि उड्डयन काल क्या है? उड़ने और गिरने का समय सीधा, राइट। उसके बाद में जो परास क्या है, रेंज क्या है, तो जितना वस्तु ने उड़कर दूरी तय की, ठीक है, मतलब यहाँ से जहाँ से उड़ी वो जहाँ पे गई उसके बीच की जो दूरी है उसी को हम क्या बोलेंगे? परास बोलेंगे। तो लिख ले यहाँ पे दूसरे नंबर पे परास, परास, ठीक है, ये है परास। परास को हम दर्शाते हैं किससे? आर से, ठीक है। परास को हम किससे? आर से दर्शाते हैं, ठीक। तो उड़ने वाली वस्तु ने जितने क्षैतिज दूरी तय की, ये कौन सी है? क्षैतिज दूरी। तो क्षैतिज दूरी तय की उसे हम उसका क्या बोलेंगे? परास बोलेंगे। तो वस्तु द्वारा तय क्षैतिज दूरी, ठीक है। प्रक्षेप्य गति में, प्रक्षेप्य गति में
वस्तु द्वारा तय कुल दूरी, वस्तु द्वारा तय क्षैतिज दूरी, ठीक है, कुल दूरी नहीं बोलेंगे इसको, क्षैतिज दूरी बोलेंगे। क्षैतिज दूरी, क्षैतिज दूरी क्यों कहा? क्योंकि वैसे इसकी जो दूरी है वो इस लेते तो मान लो इस तरीके से भी ले सकते हैं, ये वाली दूरी यहाँ से उड़ी यहाँ पे गई तो इस पथ की लंबाई कितनी है इसी को दूरी बोल लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो प्रक्षेप गति होती है उसमें क्षैतिज दूरी जो होती है, इसी क्षैतिज दूरी को ही हम बोलेंगे क्या? परास बोलेंगे, ठीक है। तो क्षैतिज दूरी को परास कहते हैं, परास कहते हैं, ठीक है। तो इतना कंप्लीट हुआ। यहां पर दो चीजें यहां पर क्लियर हुई, क्या है? एक तो उड्डयन काल, उड़ने और गिरने का समय, उसके बाद क्षैतिज दूरी। तो ये प्रक्षेप्य गति में टोटल क्षैतिज दूरी कितनी तय की उसने, ओ से लेके ए तक की क्षैतिज दूरी कितनी है, तो ये हो गई। उसके बाद में तीसरा यहां पे होता है हाइट, ठीक है, हाइट। तो यहां से ये वस्तु यहां से यहां तक उड़ी तो इसने सबसे ज्यादा हाइट, सबसे अधिकतम हाइट कहां पर होगी? यहां पे होगी। और आपको यहां पर पूछ लेंगे हाइट केवल ऊंचाई कितनी ऊंचाई पर उड़ी, ये नहीं बोलेंगे। जब कोई वस्तु फेंकी है, परवलयाकार पथ में गई है या प्रक्षेप्य गति वस्तु ने करी है, तो मैक्सिमम कितने हाइट तक गई है, ठीक है, मैक्सिमम कितने हाइट तक गई है, कितनी ऊंचाई तक गई है। तो ये जो एच है ये क्या है? मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। बाकी हाइट तो इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, लेकिन आपको पूछेंगे मैक्सिमम हाइट। और मैक्सिमम हाइट का आपको सीधा सीधा फॉर्मूला दे देंगे, पूछ लेंगे, या फिर उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल दे देंगे, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला पता होना जरूरी है, और किस तरीके से फॉर्मूला को बनाते हैं उसको ध्यान रखना भी जरूरी है। यदि फॉर्मूला बनाना आपको आ गया तो फिर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो देखें यहाँ पे हाइट। अब यहाँ पर तीसरा है ऊंचाई, ऊंचाई, ठीक है। इसको अपन h से डिनोट करेंगे, h है ना। तो h यहां पर देखो मतलब अधिकतम ऊंचाई है ना, यहां पे h क्या है? ऊंचाई है, लेकिन अधिकतम ऊंचाई आपको पूछेंगे तो अपन केवल ऊंचाई ना लिखकर इसको अधिकतम ऊंचाई लिखेंगे। अधिकतम ऊंचाई, ठीक है, अधिकतम ऊंचाई। अब यहां पे अधिकतम ऊंचाई किससे डिनोट करेंगे? h से। ये क्या है? अधिकतम ऊंचाई है, तो h मैक्सिमम, MAX, ठीक है, ये देखना है। तो क्या होता है ये h मैक्सिमम। अब देखो इसका फॉर्मूला आपको नॉर्मल ऐसे इस तरीके से याद नहीं रहेगा, कुछ टेक्निक लगानी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो आपको जो तरीका मैं बता रहा हूं बस उसे समझ ले एक बार ध्यान से। तो यहां पर क्या है? h मैक्सिमम। आप यहां पर देखो इस डायग्राम में, इसमें यह देखना है कि यहाँ पर कोई वस्तु यदि मान हम फेंकेंगे तो वस्तु इस पथ पर तो जाएगी, लेकिन प्रारंभिक वेग इसका क्या होगा? u होगा। प्रारंभिक वेग क्या होगा इसका? u होगा, ठीक। और उसके बाद में ये जो u होगा इसके अलग अलग दो फैक्टर होंगे, ठीक है। प्रारंभिक वेग u, इसके अलग अलग दो फैक्टर होंगे, और दो फैक्टर कौन कौन से होंगे? एक ऊर्ध्वाधर फैक्टर होगा u sin थीटा, ठीक है। ऊपर वाला मान लो ऊपर कोई गति जा रही है, उसका एक फैक्टर ऊपर जा रहा है तो u sin थीटा होगा, और उसी की जगह एक इस तरीके से क्षैतिज जो फैक्टर होगा या घटक होगा उसे हम बोलेंगे u sin थीटा। u sin थीटा नहीं, u cos थीटा, ठीक है, क्षैतिज घटक u cos थीटा, ठीक है। तो दो घटक है यहाँ पर, एक u cos थीटा है क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर घटक क्या होता है? u sin थीटा, राइट। इस तरीके से हुआ। और मान लो यहाँ पर कोई वस्तु यहाँ तक पहुंची तो यहाँ पर इसके घटक और अलग होंगे, इसका वेग कुछ और होगा, ये प्रारंभिक वेग है। यहाँ पे जो वेग होगा वो इस तरीके से होगा। किस वेग की दिशा क्या होती है? फिक्स होती है। तो ये वेग, वस्तु भले इधर जाएगी लेकिन वेग होगा इस दिशा में, ठीक है, इस दिशा में होगा। तो यहां पर ये जो वेग होगा इसको मानेंगे v, ठीक है, स्मॉल v मानेंगे, राइट। स्मॉल v माना तो इसका भी तो दो फैक्टर होंगे, जैसे इस u के फैक्टर दो है, इसी टाइप से इसके भी दो फैक्टर होंगे, एक क्षैतिज होगा और एक ऊर्ध्वाधर होगा। तो ऊर्ध्वाधर जो फैक्टर होगा इस तरीके से, इसको हम बोलेंगे v sin थीटा, v sin थीटा। और एक क्षैतिज घटक होगा इस तरीके से ये, तो इसको v cos थीटा, ठीक है, v cos थीटा। तो इस तरीके से इसको सदिश और अदिश में इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। और इससे पहले जो वेग वगैरह पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि वेग की जो डायरेक्शन होती है वो किस तरीके से होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पर आपको रिकॉल करवा देता हूँ
कि कोई वस्तु इस तरीके से गति करती है, ठीक है, इस मार्ग में गति कर रही है या फिर किसी इस सीधे मार्ग पर गति करती है, किसी भी प्रकार से गति करती है, और ये यहाँ पर ही क्या है, मोड़ है। तो यहाँ से कोई वस्तु गति करती है तो उसका जो वेग की दिशा होगी वो किसे होगी, इस तरीके से सीधी होगी, ठीक है, वेग की दिशा क्या होगी, सीधी होगी। कोई वस्तु यहाँ से इस तरीके से घूम के इधर आती है तो यहाँ पे वस्तु आई तो इसका वेग किधर होगा, इधर होगा। यदि यहाँ पे वस्तु आई, इसका वेग किधर होगा, इधर होगा। यहाँ पे आई वस्तु तो यहाँ से इसका वेग किधर होगा, ऐसा होगा, ठीक। मतलब वेग क्या है, वेग एक फिक्स दिशा में लगता है, राइट, इतना याद रखना है, राइट। अब समझे इसको। अब फॉर्मूला कैसे बनाना है, तो उसके लिए आपको इन घटक को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि u sin थीटा और u cos थीटा, ठीक। अब h मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम मतलब क्या है, सबसे ऊंचा, ठीक है, सबसे अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, तो अधिकतम ऊंचाई मतलब मैक्सिमम सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा करने के लिए क्या करना है अपने को, यहाँ पर u sin थीटा है तो u sin थीटा पहले लिखना है, u sin थीटा ऊंचाई की ओर जा रहा है, ठीक है, ऊपर की ओर, तो हाइट ऊपर की ओर ही जाएगी, तो u sin थीटा आया। लेकिन इसने क्या बोला है कि मैक्सिमम बोला है, मैक्सिमम, ठीक है, h मैक्स। तो मैक्सिमम करने के लिए क्या करते हैं, कोई भी नंबर, मान लो 2 नंबर है, ठीक है, इसको मैक्सिमम किस तरीके से कर सकते हैं अपन, तो इसका स्क्वायर करके, ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, या फिर क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से ऊपर क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे तो मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे u का स्क्वायर कर देंगे, u स्क्वायर, ठीक, u स्क्वायर, थोड़ा सा दूर लिख रहा हूं इसको मैं, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और जब वस्तु ऊपर की ओर जाएगी तो उसके ऊपर, इस वस्तु के ऊपर नीचे की साइड यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण g भी काम करेगा, ठीक है। कोई भी वस्तु इस तरीके से ऊपर जाती है तो उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण नीचे g भी काम करेगा, मतलब गुरुत्वाकर्षण भी काम करेगा, ठीक है, इतना आपको पता होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से वस्तु गई, यहाँ पे ऊपर क्या है, उसका घटक लगेगा, और नीचे की साइड क्या लगेगा, उसका गुरुत्वाकर्षण लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों है, तो ऊपर लगने वाला u sin थीटा है, नीचे लगेगा क्या, गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लगता है तो अपने को लिखना है इसके नीचे की साइड, तो यहाँ पे लगेगा g, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी क्या करना है, मैक्सिमम में है इसलिए यहाँ पे 2g कर देना है, ठीक। ये तो h मैक्सिमम हुआ कितना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, राइट, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। इस तरीके से यहाँ पे इसको ध्यान रखना है, राइट। अब इसके बाद में फिर आपको यहाँ पे बता रहा हूं t। अब t कैसे निकालेंगे, तो t निकालने के लिए यहाँ पर देखें, t निकालना है और उसके बाद में r भी निकालना है आपको। उड्डयन काल किस तरीके से निकालेंगे, उड्डयन काल को हम t से डिनोट करते हैं, तो t बराबर, ठीक है, यहाँ पे, उसके बाद में r बराबर यहाँ पे देखेंगे, r मतलब रेंज, परास, ठीक है, परास का फॉर्मूला क्या होगा ये। तो यहाँ पर भी एक लाइन खींचना है, ठीक है। अब यहाँ पे लाइन खींचे, उसके बाद अब ये जो क्या है, टाइम है। अब टाइम में बहुत ज़्यादा ऊंचाई, बहुत ज़्यादा टाइम ऐसा नहीं बोलते हैं, ठीक है, नहीं बोलते, नॉर्मली बोलते हैं। टाइम क्या हो, उड्डयन काल कितना होगा, उड़ने में कितना टाइम लगा, ठीक है, उड़ने और गिरने में जो टाइम लगा उसे उड्डयन काल कहते हैं। तो इसमें कितना टाइम लगा, ठीक। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पर क्या करना है, नॉर्मल है तो यहाँ पे u sin थीटा लिखना है, u sin थीटा लिखना है, लेकिन यहाँ पर क्या लगा देना है, 2 लगा देना है, 2, ठीक है। टाइम यहाँ जाने में भी लगेगा, यहाँ जाने में भी लगेगा, मतलब 2u sin थीटा कर लेना है, ठीक है, 2u sin थीटा, एक टाइम दूसरा टाइम, ठीक है, एक टाइम दूसरा टाइम। ये केवल याद रखने का तरीका बता रहा हूं मैं, ठीक। पूरी तरीके से इक्वेशन बना के, सारे फार्मूले बना के वो काम अभी नहीं कर रहे, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है तो इस तरीके से ही करना पड़ेगा। अदरवाइज इसको फॉर्मूले अपन बनाएंगे तो काफ़ी लंबी चौड़ी इक्वेशन बनेगी, इसके न्यूमेरिकल काफ़ी लंबे चौड़े बनेंगे, ठीक है, वो काम भी नहीं करना। टेक्निक याद रखना है कि हमें किस तरीके से ये याद रहे, ठीक है। जैसे मैक्सिमम था तो सबको मैक्सिमम कर दिया, स्क्वायर कर दिया, और ये जी में कभी भी स्क्वायर नहीं लगता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण जो जी होता है इसमें कभी स्क्वायर नहीं लगता है। स्क्वायर कहाँ पे लगता है, जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल हम पढ़ेंगे वहाँ पर उसी टॉपिक में केवल इस्तेमाल होगा, उसके अलावा कहीं भी इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखें। तो ये यहाँ पर क्या कर देना है, टाइम में 2u sin थीटा, ये 24 नहीं है, 2u sin थीटा है, ठीक है, 2u sin थीटा, और नीचे क्या आएगा, यहाँ पर g आएगा, ठीक है, 2u sin थीटा अपॉन g,
ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे रखना है। यहाँ पे 2g आएगा क्योंकि मैक्सिमम है, और यहाँ पे टाइम में मैक्सिमम का कोई लफड़ा नहीं है, इसलिए केवल g आएगा, 2u sin थीटा अपॉन g। अब रेंज की बात करें, ठीक है, रेंज की, तो रेंज में क्या होगा, अब रेंज थोड़ी सी मैक्सिमम हो सकती है ना, आर मैक्स हो सकता है, तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पर भी होगा यू स्क्वायर, ठीक है, आर मैक्स मतलब क्या है यू स्क्वायर, और साइन है यहाँ पर, तो साइन ये वाला 2 यहाँ पे लगा दो, ये साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन 2 थीटा कर दो, साइन 2 थीटा, ठीक है। तो डबल एंगल से जब जाएगा कोई भी वस्तु तो मैक्सिमम दूरी तय करेगी, तो इस तरीके से यहाँ पे साइन 2 थीटा करना है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा परास का, मतलब यहाँ पे रेंज का, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको ज्ञात करना है, तो ये इस फार्मूले का इस्तेमाल करना है। उड़यन काल ज्ञात करना है, टाइम कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, तो टी का इस्तेमाल करना है, टी 2u sin थीटा अपॉन जी, रेंज u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी, और अधिकतम ऊंचाई तो आपको पता है, सबको अधिकतम कर देना है, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, राइट। तो ये क्लियर हुआ इतना उड़यन काल। और कभी आपसे ये कोई क्वेश्चन पूछ ले, यदि एग्जाम में या पेपर में आ गया कि किसी वस्तु की या प्रक्षेप्य गति में किसी वस्तु की का जो त्वरण होता है वो क्षैतिज त्वरण क्या होता है, किसी भी वस्तु का क्षैतिज त्वरण क्या होता है, ये मान लो वस्तु इस तरीके से जा रही है, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से गई, तो यहाँ पे ये क्षैतिज है, तो यहाँ से ये वाला जो त्वरण होगा ये कितना होगा, ठीक है। तो ये जो तो इसका त्वरण होगा ये यहाँ पर g बराबर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल कभी भी इस तरीके से नहीं लगता है, इस तरीके से नहीं लगता है, राइट। इसलिए इसको यहाँ पे ध्यान रखना है, हमेशा किधर लगता है, नीचे की ओर लगता है, या ऊपर की ओर यदि माने तो ऊपर की ओर ऋणात्मक होता है, नीचे की ओर धनात्मक होता है, ठीक। ये गुरुत्वाकर्षण वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, अभी केवल इतना ही। तो दोस्तों उम्मीद है कि यहाँ पर ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी, लेकिन एक बार इनको थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ। उड़यन काल क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन उड़यन काल टी से दर्शाते हैं, और उड़यन काल का फॉर्मूला क्या होता है, 2u sin 2 थीटा, 2u sin थीटा अपॉन जी, ठीक है, 2u sin थीटा अपॉन जी, ये होता है उड़यन काल। परास क्या होती है, तो u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी, ये हुआ। उसके बाद अधिकतम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम कर देना है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, राइट। तो इतना पूरा क्लियर हुआ। अब यहाँ पर ये पूरा क्लियर हुआ है, तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज करके जरूर देख लें, और अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कर लें, जैसे जैसे मैंने डायग्राम यहाँ पे बनाए थे वैसे आप नोट डाउन जरूर कर लें, ठीक है, ताकि नेक्स्ट बार यदि आपको उसको रिवीजन करने की जरूरत पड़े तो बिल्कुल भी टाइम न लगे, और कम से कम टाइम में बहुत अच्छी तरीके से रिविजन हो पाए, ठीक है। तो दोस्तों लास्ट में यदि आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक।